रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस लव एपिसोड 9। एक वही थे जिनकी वजह से इस शौर्या की जिंदगी में बेशुमार खुशियां आई थी। फिर भला वो उन्हें कैसे नहीं अपनाती। बहुत इज्जत करती थी वो उनकी, और उन्हें लगभग संजीव बेग की तरह ही मानती थी। सो उसी वजह से शर्मिला ने जब कहा कि लोग उनके नाम पर थूकेंगे तो उसे बेहद गुस्सा आ गया। जब वो सब घटिया कम कर रहे थे तब उन्हें उसके बाप की इज्जत की परवाह नहीं थी। उनके घर के शराब लाते वक्त उन्हें उसके बाबा याद नहीं आए थे, और अब जब उन पर मुसीबत आ गई थी तब उन्हें वो याद आ रहे थे। कितनी घटिया सोच थी उनकी और कितने घटिया लोग थे वो। ठीक है, मैं नहीं वायरल करूंगी ये सब, लेकिन शौर्या ने कहकर पहुंच लिया और वो तीनों खुश होने के साथ साथ बेकरार भी हो गई। तुम तीनों को मेरे बाबा का ये घर छोड़कर जाना होगा, कहीं भी जाओ लेकिन तुम तीनों यहाँ वापस नहीं आऊंगी, शौर्या ने कहा, और उन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या बकवास है, श्वी बोली और शौर्या की नजरों को देखकर फिर से चुप हो गई। शौर्या, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा और कोई रहने की जगह नहीं है। और चलो, हमने कहीं से जगह अरेंज कर भी दी, तो जब मम्मा आएंगी और हमें यहाँ नहीं देखेंगी तो वो हमें कहाँ ढूंढेंगी? मोम का नंबर भी नहीं लग रहा है, तुम समझो जरा बात को। शुभांगी ने इमोशनल होने का, बेचारी होने का नाटक करते हुए कहा, और बाकी दोनों की नजरें भी शौर्या पर टिक गई कि वो क्या कहेंगी और क्या नहीं, ये जानने के लिए। मैं समझूं? क्या तुम तीनों ने समझी थी मेरी हालत? जब तुम्हारी वजह से तुम्हारी मोम मुझे बेवजह मारती थी, जब मुझे खाना नहीं दिया जाता था, जब मुझसे नौकरों के जैसे काम करवाया जाता था, जबकि मैं इस घर की असली मालिक थी, तब भी मुझे रहने के लिए तुम लोगों ने एक ठीक ठाक कमरा नहीं दिया, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हालत समझूं? शौर्या ने सवाल किए और वो तीनों एक दूसरे को देखने लग गई। वो बहुत नफरत करती थी शौर्या से, और उसकी कई वजह थी। सबसे पहले तो शौर्या की बेदाग खूबसूरती, उसकी होशियारी, और सबसे बढ़कर सौरभ जी का अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करना। बहुत गुस्सा आता था उन्हें जब सभी लोग सिर्फ शौर्या की ही तारीफ करते, उसे ही देखते, उसे नवाजते और उन्हें साइड किया जाता, और वही गुस्सा वो तीनों उनके मोम के थरू शौर्या पर उतारा करते थे। शौर्या, हम सॉरी है तुमसे, लेकिन प्लीज हमें घर से मत निकालो, शर्मिला ने कहा, और तभी शर्वी को कुछ याद आया। एक मिनट, ये घर हमारी मोम के नाम पर है, न कि तुम्हारे। हाँ, पहले तुम्हारे नाम पर था, लेकिन तुम्हें याद तो होगा ना कि तुमने ही ये घर 1 महीने पहले मम्मा के नाम पर किया है, और हमारे मम्मा के घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता, श्रवी ने घमंड के साथ कहा। वो डर तो गई थी, लेकिन जब शौर्या ने इस बात का जिक्र किया कि ये घर उसके नाम पर था, तभी उसे याद आया कि ये घर तो उसकी मम्मा के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। खुद शौर्या ने ही ये घर उनके नाम किया था, और उसके नाम पर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस भी, और इसी बात का फायदा उठाकर उसने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शर्मिला और शुभांगी को भी ये याद आया और उनके आंखों में चमक आ गई। अहम, तुम्हें सच में लगता है कि मेरा और मेरे बाबा का घर तुम्हारी उस घटिया मोम के नाम पर हुआ है? शौर्या का सवाल, और तीनों के चेहरे फिर से मुरझा गए। फिर भी शर्वी ने किसी तरह से हिम्मत की। हाँ, ये घर मेरे मोम के नाम हो गया है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोम को घटिया कहने की? शर्वी गुस्सा हो गई थी, बहुत ज्यादा गुस्सा। उन तीनों में वो ही छोटी थी और शौर्या से सिर्फ 3-4 साल ही बड़ी थी, लेकिन उसका किरदार बिल्कुल उसकी माँ के जैसा था, चालाक और उतना ही घटिया। हिम्मत? मेरी हिम्मत शायद तुमने अब तक देखी नहीं है, शौर्या ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, और एक नज़र शर्मिला पर डाल दी, जिसने 2 बार उसके हाथ से थप्पड़ खाए थे। शौर्या ने उसे कुछ ऐसे मारा था कि अब तक शौर्या की उंगलियों के निशान उसके गाल पर मौजूद थे। उसकी उन नज़रों से ही शर्वी समझ गई कि अगला निशाना वो होने वाली है, और वो डर से 3-4 कदम पीछे हो गई। अरे, तुम्हें तो मेरी हिम्मत देखनी थी ना, अब पीछे क्यों जा रही हो? शौर्या का वो कोल्ड ऑरा और उसके लफ्ज उन तीनों के दिलों में फिर से डर पैदा कर गए। ये इतनी खतरनाक कैसे हो गई? शर्वी ने धीरे से उसकी दोनों बहनों से पूछा। पता नहीं, लेकिन तुम और मोम उसे परेशान ही इतना करते थे कि देखो, वो भीगी बिल्ली से जंगली शेरनी बन गई, शुभांगी ने गुस्से से कहा, और दिल ही दिल शर्वी, शर्मिला और उनके मोम को कोसने लग गई। हम जा रहे हैं यहाँ से, और शुभांगी ने कहा, और आगे भी वो कुछ बोलने वाली ही थी कि शौर्या की नजरें देखकर उसकी जुबान लखा गई। उसे देखकर वो चुप हो
गई और ऊपर उसके कमरे में भाग गई। वो जल्दी जल्दी उसका सामान पैक करने लग गई। उसी की तरह उसकी दोनों बहनें भी शौर्या को कोसते हुए ही उनका सामान पैक करने लग गए और दिल ही दिल उनके मोम को भी गलियां देने लग गए। आज ये दिन उन्हें उन्हीं की वजह से ही देखना जो पड़ रहा था। प्रॉपर्टी के पेपर ना जाने उन्होंने कहाँ रख दिए थे और उनमें से किसी को भी बिना बताए ही वो ना जाने कहाँ चली गई थी। अगर आज प्रॉपर्टी के पेपर उनके पास होते तो वो आज शौर्या को अच्छे से सबक सिखाते, लेकिन उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं था। आह, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, शौर्या, शुभांगी और शर्मिला श्री ने गुस्से से कहा और उनका सामान पैक करके आधे घंटे में ही बाहर आ गई। शौर्या को उनका चेहरा देखने का कोई इरादा नहीं था, सो उनके जाते ही उसने एक गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और स्टाफ को अरेंज भी करने को बोल दिया ताकि वो इस घर की अच्छी से सफाई कर सके। शौर्या उसके बाबा के घर में उनमें से किसी का जरा सा अंश भी नहीं चाहती थी, सो सबको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो वह से निकल गई। बेचैन था उसका दिल जरा सा, सो उसने ड्राइवर से कार को किसी शांत जगह लेने के लिए कहा था। उसी एरिया में मौजूद एक गार्डन शौर्या की पसंदीदा जगह में से एक थी। काफी सुकून मिलता था उसे वहाँ, सो वो वहीं आ गई और बेंच पर बैठकर दूर तक फैले ही उस गार्डन को निहारने लगा गई। भले ही वो उन तीन के साथ बहुत रुड थी और उसने उन्हें घर से भी बाहर निकला दिया था, लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जानती थी कि शायद इस शौर्या को कभी भी पसंद न आए उसकी अमिली को घर से निकाल हुआ। ऐसा नहीं था कि ये शौर्या बेवकूफ थी या फिर भोली थी, समझ उसमें भी काफी थी, लेकिन अपने मौत का डर और उन आखिर समय में परिवार का साथ, बस इसी चाहता में अंधी होकर उसने सब कुछ उनके नाम कर दिया था। बट अभिमन्यु ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर फिर से ट्रांसफर करवा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने शौर्या की वो सो कॉल्ड स्टेप मोम और मामा के खिलाफ कम्प्लेंट भी की थी कि उन्होंने जबरन उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ले लिए फोर्स किया और उसे बेच भी दिया था। हालांकि उसने सबसे पहले उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया और फिर उन्हें भागने का मौका देकर उन दोनों और चार्जेस लगवा उन्हें खुद अगवा कर लिया था। वे सब जानते थे कि अभिमन्यु का ये पालन है, लेकिन ये सब जानने बावजूद भी किसी भी ऑफिसर में ये हिम्मत नहीं थी कि द अभिमन्यु राठौड़ के खिलाफ जाए, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब पूरी बुंदेला फैमिली उसके साथ उसके पीछे हो। तो प्रिंसेस अभिमन्यु की आई वो शांत सी आवाज और शौर्या के अंदर चल रहा हर एक तूफान एक पल में ही खत्म हो गया। उसने गहरी सांस छोड़ी और अभिमन्यु उसके पास आकर बैठ गया। शौर्या ने बिना उसकी तरफ देखे ही उसके कंधे पर सर रख दिया और एक सुकून भरी मुस्कान उसके ओठों पर लेकर आ गई। उसके साथ मौजूद गार्ड्स ने आज की सारी बातें अभिमन्यु और बुंदेला फैमिली को भी बता दी थी। वैसे तो वो सभी वहां आने के लिए निकले थे, उनके प्रिंसेस को अकेले कैसे छोड़ सकते थे वो, लेकिन फिर अभिमन्यु ने उन दोनों से, मृणाल जी और संजीव जी से, यहाँ शौर्या के पास आने की इज्जत मांग ली और उनसे वादा किया कि वो शौर्या को बिल्कुल सही से घर लेकर आएगा। उसका कहना और वो दोनों चाहकर भी उसकी बात टाल ना पाए, और शौर्या के तीनों भाई भी वो जानते थे कि शौर्या अभिमन्यु से कितनी जुड़ी हुई है, सो उन्होंने भी इस बार कुछ नहीं कहा और उन दोनों के घर लौटने का इंतजार करने लग गए। अभिमन्यु को ड्राइवर से पता चल गया था कि शौर्या यहाँ है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके हर पल की इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही थी। अभिमन्यु भी जल्दी ही वह आने के लिए निकल गया और आधे से भी कम वक्त में पूरा रास्ता पार करके वो यहाँ आ गया। शौर्या शांति से बैठी थी, उसकी नज़र ना जाने कहाँ खोई हुई थी और वो एक डायरेक्शन में बिना कुछ भी मूवमेंट करे देख रही थी। काफी देर से वो वैसे ही बैठी थी और उसे ऐसे देखकर अभिमन्यु को बुरा लग रहा था। एक पल उसे लग रहा था कि शायद उसे शौर्या को कुछ अकेला वक्त देना चाहिए। चाहे जो भी हो, उन लोगों के साथ वो बचपन से रहती आ रही है और उनके वजह से उसने काफी कुछ सहा है, लेकिन फिर उसकी फिक्र में वो उसे वैसे बैठने भी नहीं दे सकता था। आखिर में उसने उसे पुकार ही लिया। उसके आवाज सुनने के बावजूद भी शौर्या वैसे ही बैठी हुई थी। अभिमन्यु को उसकी उतनी ही फिक्र हो रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गया और अगले ही पल शौर्या के सर का भार उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसकी नजरें उस ओर गई और उसने शौर्या के ओठों पर वो प्यारी सी स्माइल जो सुकून से राहत से भरपूर थी वो देखी। जानते हो मन, मैं आज बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ। मैं हमेशा से समझती थी कि वो लोग मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते हैं और मेरा यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि आगे चलकर एक दिन ये लोग मुझे धोखा जरूर देंगे, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे बेचने और मुझे मारने की भी प्लानिंग करेंगे। शौर्या ने शांति से कहा, उसकी आंखें अभी भी सामने कहीं पर टिकी हुई थी। खैर, शौर्या ने गहरी सांस छोड़ी। आप जानते हो, ये जो आज मैंने किया है ना, मैं वो पहले भी कर सकती थी। मेरे लिए मुश्किल नहीं था उन सब लोगों को घर से निकलना या फिर उनसे दूर होना। बाबा ने सब कुछ मेरे नाम पर किया हुआ था और प्रोफेसर सावंत से इस बारे में बात भी की हुई थी।
मेरा सिर्फ उन्हें एक बार आवाज देना और वो मेरे लिए खड़े रहते। बट फिर भी मैं ये नहीं करना चाहती थी। बाबा बहुत प्यार करते थे उनसे, बहुत ज्यादा। वो शुरुआत से ही जानते थे कि को उन्हें धोखा दे रही है, बट फिर भी कहते हैं ना, प्यार पर हमारा जोर नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही था बाबा के साथ। हालांकि वो समझ गए थे कि उनका प्यार सिवाय उन्हें धोखे के और कुछ नहीं देने वाला है, और यही वजह थी कि उन्होंने सब मेरे नाम पर किया। बट वही वजह, उनका वो बेशुमार प्यार ही हमेशा मुझे रोकता रहा। और शायद से मेरे बाबा की वही खासियत, सबको अपनी फैमिली को बेशुमार प्यार करना, मेरी कमजोर बन गई। शौर्या ने सामने देखते हुए ही कहा, ये जो फीलिंग वो बयाना कर रही थी वो असली शौर्या की फीलिंग थी। तुमने सब कुछ उनके नाम पर क्यों किया प्रिंसेस? अभिमन्यु को शुरुआत से ही ये सवाल था। जिस तरह से शौर्या का किरदार था, उस हिसाब से वो किसी का जुल्म सहने वाली तो नहीं लगती थी, और ना इतनी कमजोर थी कि कोई जोर जबरदस्ती से उसके हाथों से सब छीन ले। फिर अचानक से क्यों उसने सब कुछ, उसकी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी? अभिमन्यु ने ये सावला किया और शौर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या कहती वो उससे कि वो मरने वाली थी? उससे कैंसर था जो लास्ट स्टेज पर था, और उन आखिरी दिनों में उसे उसके फैमिली का प्यार चाहिए था। इस वजह से उसे सब कुछ उनके नाम कर दिया था, इस सोच के साथ कि जब नहीं सब कुछ मिल जाएगा तो वो उसे अपना लेंगे। हालांकि उसने ऐसा ही सोचा था, लेकिन वो ये सच अभिमन्यु को बता नहीं सकती थी। कैसे बताती वो कि उसकी रिबर्थ हुआ है, और ये जिसकी बॉडी है वो उसकी सोल है ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी बड़ी बहन है, जिसके साथ किस्मत से ऐसा मजाक किया था कि वो कई सालों से कहीं कैद थी। सब कुछ जरा मुश्किल ही था बताना। क्या मैं ये नहीं बताने का ऑप्शन चुन सकती हूँ? शौर्या ने आखिर उसकी तरफ देखा और आंखें में चमक लेकर आ गई। उसके चेहरे पर अभी वही क्यूट से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर सब कुछ भूल जाते थे और उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम? अभिमन्यु कहते हुए उसकी तरफ देखने लग गया और उसकी आंखें शौर्या की ग्रीनिश आंखों पर आकर रुक गई। कि मैं क्या? शौर्या ने भी उसकी आंखों में देखा, और अभिमन्यु ने सामने बढ़कर उसके ओठों पर छोटी सी किस कर दी। कि तुम हद से ज्यादा मासूम आया प्यारी हो, और जब भी तुम ऐसे देखती हो ना, तो तुम्हारे चेहरे पर की क्यूटनेस सामने वाले की दिल की धड़कन तक की रुका सकती है। अभिमन्यु का कहना, और शौर्या के गाल शर्म से जल उठे। अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुराया और शौर्या भी उसके तरफ शर्म भरी नजरों से देखने लग गई। और कुछ काम है तुम्हें कि अब हम घर जाए? अभिमन्यु ने धीरे से सवाल किया और उसे अपनी बाहों में लेकर वही बैठा रहा। एकेडमिक का काम था। मैं आर्किटेक्ट के लिए एडमिशन लेना चाहती हूँ। एंट्रेंस एग्जाम और बाकी सब तो हो चुका है, अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है, शौर्या ने कहा और कुछ सोचने लग गई। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अभिमन्यु ने उसे खोया हुआ देखकर सवाल किया। हाँ, एक टचली। मेरे एग्जाम वो इतने अच्छे नहीं गए थे। एंट्रेंस एग्जाम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें आसानी से टॉप कर लूंगी, लेकिन बोर्ड्स। शौर्या कहकर चुप हो गई। अगर बोर्ड्स में कम परसेंटेज आए तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? शौर्या ने अब की बार अभिमन्यु की तरफ देखकर टकटकी ललाते हुए उसकी तरफ देखने लग गई। उसे सच में अब फिक्र हो रही थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगा, बस तुम खुश रहा करो। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एंट्रेंस एग्जाम तो अच्छे गए हैं ना तुम्हारे, सो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अभिमन्यु ने उसे नॉर्मल करने के लिए कहा। और अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला, और आगे के काफी देर तक वो दोनों वही रहे, एक दूसरे से बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार भरे लम्हों के साथ। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु उसे लेकर बुंदेला हाउस चला गया, और वहां भी किसी ने भी उसे पैम्पर करने में कोई कमी न रखी। आगे के हफ्ता ऐसे ही बीत गया, पूरी फैमिली के लाड दुलार में और अभिमन्यु के बेशुमार प्यार में। शौर्या तो बहुत खुश थी सबका साथ पाकर। इस दौरान शिवाय के दिए हुए फार्म पर हर्ब्स की पहली फसल भी लग गई थी, और उसकी टीम भी रेडी हो गई थी। उसका इंटरेस्ट देखकर संजीव जी ने इंडिया के टॉप आयुर्वेदिक डॉक्टर और जड़ी बूटियों के एक्सपर्ट को बुलाया था, ताकि वो शौर्या को गाइड कर सके। अब उन्हें ये बात कहाँ पता थी कि उनके बेटी उन एक्सपर्ट से भी ज्यादा एक्सपर्ट है। चिका के साथ भी उसका काम अच्छा चल रहा था, और वो उसके नए रिसर्च पर भी ध्यान दे रही थी। और उसकी हैकिंग स्किल, उसे देखकर तो हैकर्स की दुनिया में उसी का बोलबाल हो गया था। इतना मुश्किल मिशन उसने कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया था। शुरुआत में इस बात पर किसी को भरोसा नहीं था, सो फिर क्या शौर्या की एबिलिटी चेक करने के लिए उसे कम से कम 5 से भी ज्यादा हार्ड मिशन दे दिए गए, और उन हर एक मिशन को शौर्या ने कुछ मिनट्स में ही पूरा कर दिया। उसके इस कारनामे की वजह से उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, और उसे तरह तरह के ऑफर आ रहे थे। उन मिशन से भी उसने काफी सारे पैसे कमाए थे।
निशी पर भी वो लगातार ध्यान दे रही थी। रुद्राय ने उसे कहा था कि निशी के ऑपरेशन का कोई भी चार्ज हॉस्पिटल नहीं लेगा, लेकिन शौर्या ने उसे वैसा करने के लिए मना कर दिया। अभिमन्यु ने भी उसे समझाया, लेकिन शौर्या नहीं मानी। वो अड़ी रही कि निशी की सर्जरी और मेडिसिन का जो भी खर्चा आएगा से पे वो खुद करेगी, और उसकी जिद पर सभी को उसकी बात माननी पड़ी। उन सबको कहीं ना कहीं ये लगा था कि जो कार्ड्स उन्होंने उसे दिए हैं, शौर्या उसे ही यूज करके बिल पे करेगी। वो जानते नहीं थे कि वो आखिर किसका कार्ड्स यूज करने वाली है। सो फिर क्या उन सभी ने उनके दिए हुए कार्ड्स में कम से कम 5-5 करोड़ की अमाउंट और डाल दी, ताकि उसके पैसे खर्च ना हो। बट शौर्या ने किसी का भी कार्ड यूज नहीं किया था। ये बात सभी को परेशान कर रही थी कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और अगर उसके पास इतने पैसे थे तो वो उन लोगों के साथ उनके जुल सहते हुए क्यों रहती थी। बट शौर्या हट होंगी, इस वजह से किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया। शौर्या, बच्चे क्या कर रही हो? मृणाल जी की आए आवाज और शौर्या ने डोर की तरफ देखा। उसके कमरे का डोर ओपन ही था तो मृणाल जी ने नॉक करके उसे आवाज लगा दी। नथिंग मम्मा, आइए ना अंदर। शौर्या ने उसके हाथ में की बुक एक साइड रख दी और मृणाल जी को अंदर आने के लिए बोल दिया। हम बीजी हो? मृणाल जी अंदर आ गई और उन्होंने प्यार से शौर्या के बालों को संवारते हुए सवाल किया। नहीं, आप कहाँ जा रहे हो क्या? शौर्या बोली और मृणाल जी ने हाँ में सर हिलाया। मैं ऑक्शन में जा रही थी, तुम ज्वाइन करोगी मुझे? मृणाल जी ने आंख में चमक लाते ही कहा। अगर शौर्या उनके साथ आती है तो वो उसे सोशली सबके सामने एज अ फैमिली कहकर इंट्रोड्यूस भी कर देंगी। शौर्या बुंदेला जी की बेटी है। ये न्यूज़ वो अभी बाहर पता चलने नहीं देने वाले थे, सो नहीं चाहते थे कि शौर्या इतनी जल्दी सबकी नज़रों में आए और उनके दुश्मन उसका फ़ायदा उठाए। बट मृणाल जी की इंतजार नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि सारी दुनिया ये बात जाने कि शौर्या उनकी प्रिंसेस है, बुंदेला जी की इकलौती प्रिंसेस, और उसे उतना मान भी दे जितना बुंदेला सर के सभी प्रिंस को मिलता है। बट उसकी सिक्योरिटी के वजह से वो इस बात के लिए मान गई, और ज़्यादा नहीं कम से कम फमिलू कहकर तो वो शौर्या को उनके फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करके मिलवाएंगी। ये सोचकर एक्साइटेड हो गई। ओके, मैं आपके साथ आती हूँ, बट मम्मा की क्या पहनूं? शौर्या उनके आंखों में चमक देखते ही खुश हो गई थी। आजकल उसे उसकी खुद की खुशी से ज़्यादा उसके फैमिली की खुशी की परवाह थी। वो सभी उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करते थे, और शौर्या भी उनके एक मुस्कान के लिए उनकी हर एक बात मानती थी। शौर्या ने उन्हीं से पूछा कि वो आज कौन सी ड्रेस पहने और कैसी टायर हो, और बीएस उसका इतना सा सवाल मृणाल जी के स्माइल को और भी बढ़ा गया। मेरी बेटी ना, एक मिनट। हाँ, मृणाला जी शौर्या के वॉकिंग वार्डरोब में गई और उसके लिए ड्रेस देखने लग गई। शौर्या भी उनके पीछे ही थी। मृणाला जी ने फिर एक वाइट कलर का काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंट गाउन उसे निकाल कर दे दिया, और उस पर की मैचिंग एक्सेसरी और बाकी ज़रूरत का सामान भी दे दिया। मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। शौर्या वो ड्रेस लेकर वह से चली गई। अरू 2 मिनट में ही उसे लेकर आ भी गई। उसके आने तक मृणाल जी ने उसके लिए मेकअप का ज़रा सा सामान भी निकाल कर रख दिया था। शौर्या, ये क्या बच्चे, तुम ये सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हो? मृणाल जी ने उसे आते ही सवाल किया। शौर्या को जो भी प्रोडक्ट उन्होंने वह उसके भाइयों ने दिए थे, उनमें से कुछ ही ओपन किए हुए थे, और उन्हें देखकर लग रहा था कि उनका यूज बमुश्किल से 1 या 2 बार किया गया है। बाकी सारा सामान की तो अभी तक पैकेजिंग भी ओपन नहीं थी। नहीं नहीं मम्मा, मुझे मेकअप पसंद नहीं है और वो सब मुझे सूट भी नहीं कर रहा है, शौर्या ने कहा। चिका के थ्रू उसने उसकी बनी हुई ब्यूटी मेडिसिन मंगवाई थी। वैसे तो उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी और ना ही उसे उसके लुक से फ़र्क पड़ता था, लेकिन चिका ने कहा था कि हर बॉयफ्रेंड को उनकी गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर हो उतनी ही ज़्यादा पसंद आती है। शौर्या जानती थी कि अभिमन्यु के लिए भी लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे दिखने में भी तो कोई बुराई नहीं है ना। इसीलिए वो उसकी मेडिसिन और क्रीम ही लेती थी। उसने उसे गिफ्ट में आए हुए कुछ क्रीम यूज़ करके देख ली, मगर वो उसे सूट नहीं हो रही थी, सो उसने उन्हें फिर वैसे ही रख दिया। सूट नहीं कर रहा है तो बच्चा इसे यहाँ क्यों रख दिया? मेड से कहकर तुम्हें उसे फेंक देना चाहिए था ना। अगर गलती से यूज़ करने में आ गया तो तुम्हें तकलीफ होगी ना शोना, मृणाला जी फिक्र से बोली, और उन्होंने इंटरकॉम से मेड को बुलवा कर वो सारा सामान वह से हटवा भी दिया। नहीं नहीं मम्मा, मुझे मेकअप पसंद नहीं है और वो सब मुझे सूट भी नहीं कर रहा है, शौर्या ने कहा। चिका के थ्रू उसने उसकी बनी हुई ब्यूटी मेडिसिन मंगवाई थी। वैसे तो उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी और ना ही उसे उसके लुक से फ़र्क पड़ता था, लेकिन चिका ने कहा था कि हर बॉयफ्रेंड को उनकी गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर हो उतनी ही ज़्यादा पसंद आती है। शौर्या जानती थी कि अभिमन्यु के लिए भी लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे दिखने में भी तो कोई बुराई नहीं है ना।
इसीलिए वो उसकी मेडिसिन और क्रीम ही लेती थी। उसने उसे गिफ्ट में आए हुए कुछ क्रीम यूज करके देख ली, मगर वो उसे सूट नहीं हो रही थी, सो उसने उन्हें फिर वैसे ही रख दिया। सूट नहीं कर रहा है तो बच्चा इसे यहाँ क्यों रख दिया? मेड से कहकर तुम्हें उसे फेंक देना चाहिए था ना। अगर गलती से यूज करने में आ गया तो तुम्हें तकलीफ होगी ना शोना, मृणाला जी फिक्र से बोली और उन्होंने इंटरकॉम से मेड को बुलवा कर वो सारा सामान वह से हटवा भी दिया। शोना, मैं तुम्हारे लिए स्किन स्पेशलिस्ट को बुलवाती हूँ, एक बार हम तुम्हारे सारे ट्रीटमेंट कर लेंगे और चेक करेंगी कि तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, और उन्हीं से फिर तुम्हारे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ले लेंगे। वैसे तो मेरी बेटी को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम हो ही इतनी प्यारी और खूबसूरत, बट फिर भी वो तुम्हारे काम आएंगी। मृणाल जी ने प्यार से शौर्या के गल को थाम कर कहा और शौर्या मुस्कुराए। उसके बाद मृणाल जी ने खुद उसे अपने हाथों से तैयार किया, उसके लंबे बालों को अच्छे से संवार कर प्यारी सी हेयर स्टाइल बना दी। बहुत प्यार से तैयार कर रही थी वो शौर्या को। ये फीलिंग उन दोनों के लिए काफ़ी स्पेशल थी। मृणाला जी ने हमेशा ख्वाब देखा था एक बेटी का, उसे ऐसे ही तैयार करने का और उसके साथ फिर एक बार अपना बचपन जीने का। और वही शौर्या भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि जैसे दूसरे की मोम उन्हें तैयार करती है, प्यार करती है, वैसे ही उसकी मोम भी उसके लिए करे। एंड फाइनली वो ख्वाबा पूरा हो गया था। बहुत प्यारी लग रही हो, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, मृणाला जी ने उसकी नज़र उतार कर उसके कान के पीछे काजल का टिका लगाकर कहा। उनकी बात सुनकर शौर्या मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। हम लगूंगी ही ना, मुझे आपने, मेरी मम्मा ने जो तैयार किया है, शौर्या प्यार से बोली और फिर एक दूसरे का हाथ पके ही वो दोनों बाहर ऑक्शन में जाने के लिए रेडी हो गई। सिटी के टॉप होटल में ये ऑक्शन रखा हुआ था। लगभग हर एक रिच फैमिली इस ऑक्शन में शामिल होने आई थी। मीडिया रिपोर्टर्स की भी काफ़ी गर्दी थी वहां, जो आने वाले हर एक गेस्ट का कवरेज ले रही थी। मृणाल जी को इस बात का अंदाजा था और उनके असिस्टेंट ने भी ये बात जल्दी ही उन्हें ये इन्फॉर्म कर दी, जिसे सुनकर मृणाल जी एक पल सोच में पड़ गई। मिस शाह, आई डोंट वॉन्ट टू फेस मीडिया, आप होटल मैनेजमेंट से कहकर हमारी सीक्रेट एंट्रेंस का इंतजाम कर दो एंड मेक श्योर कि मीडिया शौर्या का एक भी पिक न ले, मृणाल जी ने सीरियस होकर कहा। और उनका अंदाज देखकर शौर्या बस उन्हें देखते ही रह गई। उसकी नज़रों से में मृणाल जी एक स्वीट सी प्यारी से लेडी थी, जिन्हें सिर्फ प्यार करना ही आता था। आफ्टर ऑल उसने अभी तक उनकी ममता भरी साइड ही देखी थी ना, सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि उसके भाइयों के साथ भी और उसके डैड के साथ भी, तो वो कितने प्यार से रहती थी। सो ये एटीट्यूड देखकर शौर्या का हैरान होना तो बनता ही था। बॉस, आपकी मोम एक ज़माने में एक टॉप की बिजनेस वीमेन रह चुकी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार 5 सालों तक बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें टक्कर दे सके, चिका ने कहा। और उसकी बात सुनकर शौर्या मुस्कुराए। वेल शी कनोज को उसकी मोम बिजनेस वीमेन रह चुकी है, बट उनका ये ऑरा उसने आज पहली बार देखा था, तो थोड़ा शौक होना तो बनता ही है ना। उनके कहने पर ही उनकी असिस्टेंट मिस शाह ने सब कुछ हैंडल कर दिया और सीक्रेटली ही वो होटल में एंटर हो गए। मिसेस बुंदेला, इट्स अ प्लेजर कि आप यहाँ आए हैं, एम हैप्पी टू सी यू। ऑक्शन जिस फैमिली ने ऑर्गेनाइज करवाया था वो स्पेशली मृणाल जी को रिसीव करने आए थे और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उनका वेलकम किया। थैंक यू मिस्टर राव, और मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मृणाल जी ने भी एक छोटी सी स्माइल उनके ओठों पर रखे हुए उनका वेलकम एक्सेप्ट किया। प्लीज कम नीना, कम सी मिसेस बुंदेला आए हैं। मिस्टर राव ने उनके वाइफ को बुलाया और उनके आते ही उनसे एक सिक्यूज लेकर वह से चले गए। मिसेस नीना राव भी रिस्पेक्ट के साथ ही मृणाला जी से मिली और शौर्या को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। मृणाल, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? मैंने तो कभी इसे नहीं देखा, न ही तुम्हारे साथ और न ही बाकी किसी और इवेंट में, नीना रव ने शौर्या को देखकर कहा। उस वाइट कलर के गाउन में शौर्या हद से ज्यादा प्यारी ला रही थी। उसके बाल, उसकी आंखें और वो नो मेकअप लुक, उफ़ कहर ढा रही थी वो सब पर, और लगभग सभी की नज़रें उस पर ही थी। पहले तो एशिया ने नंबर 2 पर आने वाले फैमिली की हेड मिसेस मृणाल के साथ उसका आना, और ऊपर से उसकी वो खूबसूरती, कोई भला कैसे ना उसे देखता। शी इज फैमिली नीना, और जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है। शौर्या आंटी को हेलो बोलो बेटा, मृणाल जी ने पहले नीना से कहा और फिर शौर्या की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से बोली, क्या वो यंग मिसेस बुंदेला हो सकती है? यंग बुंदेला, आह वो ब्यूटीफुल है, नो डाउट कि मृणाल उसे अपनी बहू बनाने के लिए रेडी हो गई। लेकिन इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, क्या ये हमारी तरह हाई क्लास फैमिली से नहीं है क्या? आह, ना भी हुई तो कोई बात नहीं, उसकी खूबसूरती का मुकाबला हमारे हाई क्लास में कोई और लड़की कर ही नहीं सकती। हाँ, एक दो लड़कियां हैं, बट इसके इतनी खूबसूरत नहीं है वो। या, यू आर राइट, शी इज सच अ प्योर ब्यूटी।
कुछ इसी तरह की बातें पूरे पार्टी हॉल में चल रही थी। शौर्या के पहली झलक ही सबके दिल में पूरी तरह से बस चुकी थी। साथ ही में वह मौजूद हर एक लड़के के दिल की धड़कन भी बढ़ा रही थी। लगभग सभी का दिल जीत चुकी थी शौर्या, सिवाय उन लड़कियों के जो जेलेसी से उसे घूर रही थी। सिर्फ घूर ही नहीं बल्कि दिल ही दिल उसे गालियां भी दे रही थी। और इन्हीं में वो एक लड़की भी थी जो शौर्या को जानलेवा इरादा लेकर देख रही थी। उसकी वो नजरें और शौर्या को एक मिनट बाद ही अजीब सा फील होने लग गया। उसे समझ आ गया कि कोई उसे बुरी तरह से लगभग हत्या का इरादा लेकर ही घूर रहा है। और उसकी नजरें पूरे हॉल में चली गई और ठीक उस लड़की पर जाकर रुकी जो उसे जानलेवा तरीके से घूर रही थी। कौन है ये लड़की और मुझे ऐसे क्यों देख रही है? शौर्या ने खुद से ही सवाल किया और इस शौर्या की यादों में उस लड़की को देखने लग गई, लेकिन नहीं, उसने पहले कभी भी इसे नहीं देखा था। चिका, फाइंड एवरीथिंग अबाउट हर, आई थिंक वो मुझसे नफरत करती है। अब क्यों करती है ये तुम पता लगाओ। शौर्या ने चिका का ऑर्डर दे दी और वो भी उसे उसी तरह से घूर कर देखने लग गई जैसे वो लड़की शौर्या को देख रही थी। जितनी वो लड़की घमंडी थी ना, उतना ही एटीट्यूड शौर्या के पास भी मौजूद था। वो भला कैसे किसी को बेवजह अपने आप को घूर कर देखने देती? सो उसने भी लगभग उसी तरह का इरादा लेकर उस लड़की को घूर कर देखा और आखिर में उस लड़की को शौर्या पर से अपनी नजरें हटानी पड़ ही गई। तुम बहुत प्यारी लग रही हो शौर्या। इस पार्टी हॉल में कोई भी लड़की नहीं है जो तुम्हें खूबसूरती के मामले में टक्कर दे सके। मिसेस राव की बातों से शौर्या का ध्यान फिर से उनकी तरफ गया और उसके ओठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। थैंक यू मैम, शौर्या मुस्कुराकर बोली। मैम नॉट डन शौर्या, मुझे मैम मत बोलो, तुम मुझे आंटी भी बोल सकती हो। वैसे तो इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, बट तुम जैसे प्यारी लड़की मुझे आंटी कहेंगी तो आई डोंट माइंड, मिसेस राव ने कहा। और उनकी बात सुनकर मृणाल जी और शौर्या दोनों मुस्कुराए। ओके आंटी, एंड यू आर राइट, आप बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है। यू स्टिल लुक यंग। शौर्या की मीठी आवाज और उससे भी ज्यादा उसकी प्यारी बातें मिसेस राव को तो वो बहुत ही पसंद आ गई। मृणाल, तुमसे नाराज हूँ मैं। इस नायाब हीरे से तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मिलाया? अगर पहले मिलाती तो I'm 101% शो में इसे अपनी बहू बना लेती, मिसेस राव अफसोस जताते ही बोली और मृणाल जी का मुंह बन गया। मिसेस राव, आपके बेटे की शादी 4 साल पहले हो गई है और 4 साल पहले शौर्या सिर्फ 13 साल की थी, तो आई डोंट थिंक कि आप उसे अपनी बहू बना पाती। और अभी उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि शौर्या का पहले वो बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मृणाल जी ने कहा। और उनकी बात सुनकर मिसेस राव मुस्कुराते ही शरारती नजरों से शौर्या को देखने लग गई। आहा, कौन है वो लकी लड़का जो इस बेशुमार खूबसूरती का हकदार है? आई मस्ट से वो भी बहुत हैंडसम होगा, तभी तो इतनी प्यारी गुड़िया उसे मिली है, मिसेस राव शौर्या को चिढ़ाते हुए बोली। और उनकी बातें सुनकर शौर्या के गाल ब्लश करने लग गए। उसे ऐसे देखकर तो वो उसे और छेड़ने लग गई। उन तीनों को देखकर एक एक कर एक दूसरे हाई सोसाइटी की लेडीज भी वहां आ रहे थे। वो तो जल भून उठे थे शौर्या की खूबसूरती से भी और मृणाल जी से भी। एशिया की सेकंड रिच फैमिली होने की वजह से काफी सारी बाकी लेडीज मृणाल जी की किस्मत से जलती थी, और अब उनके साथ ये लड़की भी आई है तो कहीं ना कहीं शौर्या भी उनके जलन का हिस्सा बन गई थी। मगर फिर भी वो अपने इमोशन छिपाने में काफी एक्सपर्ट थे और प्यार से उन दोनों से आकर बातें कर रहे थे। मिसेस मृणाल, ठीक है कि शौर्या फैमिली है, लेकिन ऐसा कौन सा रिश्ता है आपका उसके साथ? जरा हमें भी तो बताइए, मिसेस शर्मा ने वहां आते हुए कहा। और एक नज़र शौर्या को देखा। उनकी नज़रों में अजीब सा भाव था और साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें शौर्या बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वो उनकी दोनों बेटियों को रिश्ता बुंदेला जाके दोनों बड़े बेटों के साथ करना चाहती थी, और अब शौर्या का आना, उन्हें लग रहा था कि शौर्या उनके बेटियों का हक छीन रही है। बहुत से भी बहुत स्पेशल रिश्ता है मिसेस शर्मा, एंड डोंट वरी, कुछ दिनों में ही हम स्पेशल पार्टी अरेंज करेंगे शौर्या के लिए, तब ये रिश्ता आप सबको समझ आ जाएगा। बस तब तक आप वेट कीजिए। मृणाल जी अच्छे से जानती थी मिसेस शर्मा के इरादों को और उनकी दोनों बेटियों को भी। अगर वो दोनों लड़कियां थोड़ी सी भी अच्छी होती तो मृणाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दोनों लड़कियां बहुत ही बिगड़ी हुई थी और दो मुंह की भी थी। उनके सामने तो बहुत अच्छी बनती, लेकिन असल में उन दोनों के पास जरा सी भी तमीज नहीं थी। सो मृणाल जी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हम मिसेस शर्मा ने किसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा और फिर से इधर उधर के बातों में लग गई। उनकी बातें कम और उनके दोनों बेटियों की तारीफ ही ज्यादा लग रही थी। इस वजह से सब बोर हो गए थे। सिर्फ मिसेस शर्मा ही नहीं, बाकी सोसाइटी की एक दो और लेडीज भी थी जो चाहती थी कि उनके बेटियों का बा बुंदेला फैमिली से जुड़े। सो उन्होंने भी मृणाल जी को हिंट देने की और अपनी बेटियों की तारीफ करने की कोई कमी नहीं रखी।
मिसेस राव, और कितना अवकात है ऑक्शन में? क्या अब तक पूरे गेस्ट नहीं आए हैं क्या? मृणाल जी ने थक कर मिसेस राव से पूछ ही लिया और उनका जवाब सुनकर किसी तरह से मुस्कुराए। और आधा घंटा बाकी था ऑक्शन शुरू होने में, तो तब तक उन्हें इन सबको सहना ही था। वैसे मिसेस राठौड़ अभी तक नहीं आई, एक लेडी ने सवाल किया और बाकी के दिमाग में भी वही सवाल आया। हम राठौड़ फैमिली का कोई भी नहीं देख रहा है। क्या बात है मिसेस राव, लगता है आपके कनेक्शन थोड़े कम हो रहे हैं। तभी तो देखिए ना, राठौड़ फैमिली के एक भी मेंबर यहाँ नहीं आए हैं, मिसेस सिन्हा ने टोंट करते हुए कहा और मिसेस राव गुस्से से उन्हें घूरने लग गई। कनेक्शन का कोई मसला नहीं है मिसेस सिन्हा, हमारे कनेक्शन तो अभी तक स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन लगता है आपके कनेक्शन ही थोड़े वीक हो गए हैं। तभी तो आपको पता नहीं है कि राठौड़ फैमिली के कोई भी मेंबर यहाँ नहीं है सिवाय अभिमन्यु राठौड़ के। और ये बात तो तुम सब जानते हो ना कि अभिमन्यु को ऐसी पार्टी में आना पसंद नहीं है, सो इसीलिए वो नहीं आया है, मिसेस राव ने कहा। और मिसेस सिन्हा किसी तरह से मुस्कुराए और फिर बहाना बनाकर वहां से चली गई। 5-1 मिनट में मृणाल जी ने भी बहाना बनाया और शौर्या को लेकर एक साइड आ गई। मम्मा, अभिमन्यु की फैमिली कहाँ है? मैं भी एक बार भी उनसे नहीं मिली हूँ, वो यहाँ नहीं रहते क्या? शौर्या ने बैक टू बैक सवाल किए। अभिमन्यु के पुराने घर पर वो रह रही थी, तब भी अभिमन्यु वह अकेला ही रहता था, और एक बाद में जब उसने शिफ्ट कर दिया था उसके बाद भी उसके घर पर उसके कोई खास फैमिली मेंबर्स नहीं आए थे। उसके साथ शौर्या सब कुछ भूल जाती थी, सो उसने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उन सब की बात निकली ही थी तो उसे मृणाल जी पूछना ही बेहतर लगा। ऐसा नहीं है बच्चू, वो यही रहते हैं, लेकिन तुम्हें पता ना हो तो बताओ कि अभिमन्यु के दादू और दादी राजस्थान में उनके पुश्तैनी हवेली में रहते हैं और उसके चाचा चाची और उनके फैमिली भी वही रहती है। और रहा सवाल उसके मोम डैड का, तो वो दोनों वर्ल्ड टूर पर गए हैं, तुम जानती हो। हम चारों ने एक साथ ही अपने अपने कम से रिटायरमेंट ले ली थी और सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डालकर हम फ्री हो गए थे। मैं और तुम्हारे डैड भी वर्ल्ड टूर करके आ गए हैं। और अभिमन्यु के मोम डैड जरा लेट गए थे, और साथ ही में पता नहीं कनक को अभिमन्यु की मोम कौन सा आइलैंड इतना पसंद आ गया कि वो वहीं रुक गई है और वही अपने हॉलीडे एंजॉय कर रही है। मृणाल जी धीरे से शौर्या से बोली, वो दोनों कहाँ है? ये बात सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी को भी पता नहीं थी। चूंकि बुंदेला जो उनके काफी करीब थे और वो बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने ये बात उन्हें बताई थी। और रहा सवाल तुमसे मिलने का, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया है कि तुम हमें मिल गई हो, और ये बताना तो दूर ही बात है कि जल्दी ही तुम उनके घर की बहू बनने वाली हो। वो जब वापस आएंगे ना, तब खुद तुम उनसे मिल लेने और अभिमन्यु से तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी कहना। देखना उन दोनों के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे होंगे, यू कनो। मृणाल जी उसे और भी उनके बारे में इतने लग गई और उनकी बात सुनकर शौर्या को हल्की सी शर्म भी आने लग गई। आजकल अभिमन्यु के नाम से ही उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी होती थी और उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहां बज रहा म्यूजिक चेंज हो गया और बाद में एक काफी प्यारी धुन उन्हें सुनाई देने लग गई। शौर्या की नजरें भी उस ओर गई और उस लड़की को देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। मम्मा, वो लड़की कौन है? शौर्या ने मृणाल जी से पूछा। ये वही लड़ी थी जो अभी थोड़ी देर पहले शौर्या को घूर रही थी। वैसे तो चिका ने अब तक उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, लेकिन वो पार्टी में थी और उस सबसे बातें कर रही थी, सो उसे चिका से पूछने का वक्त ही नहीं मिला। वो लारा है शौर्या, लारा सिंघानिया ग्रुप के ओनर के बेटी। अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मृणाल जी बोलिया और शौर्या ने उनकी तरफ देखा। आपको क्यों पसंद नहीं है वो? शौर्या का सवाल मृणाल जी को समझा नहीं कि वो क्या कहे। अम्मा, अभिमन्यु को पसंद करती है वो, और कनक के दिल में भी उसने अपनी अच्छी जगह बना ली है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कनक उसे अपनी बहू बनाएंगी। शौर्या बच्चे वैसे कनक सोच रही थी उसे उसकी बहू बनाने का, लेकिन अभिमन्यु उसकी तरफ देखता भी नहीं है, सो कनक ने अभिमन्यु को थोड़ा वक्त दिया है। अगर तब तक उसने कोई लड़की ढूंढ ली तो ठीक, वरना वो लारा के साथ उसकी शादी के बारे में जरूर सोचेंगी। बट आई डोंट थिंक कि अब उसकी कोई जरूरत होगी, मृणाल जी ने कहा और शौर्या किसी तरह से मुस्कुराई। अभिमन्यु की होने वाली वाइफ, ठीक है ये फिक्स नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नाम तो जुड़ा ही था ना अभिमन्यु के साथ, इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। ये मुझे इस तरह से घूर रही थी, क्या उसने मुझे और मन को एक साथ देख लिया, इसी वजह से वो मुझसे नफरत कर रही है? क्या ऐसा है क्या? शौर्या के दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लग गए और उसका जवाब उसे जल्द ही मिल गया। वो लड़की लारा जो अब तक पियानो बजा रही थी,
अचानक से उसकी नजरें शौर्या की तरफ आ गई और उसने उसे घमंड से देखा, जैसे नजरों से ही कह रही हो कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और बस उसकी ही नजरों और शौर्या के दिमाग में उसके लिए तैयार हुआ गुस्सा और भी बढ़ गया। वाह, बहुत खूब पियानो बजाया है तुमने लारा, मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद कोई भी तुम्हें किसी भी चीज में टक्कर नहीं दे सकता है, मेरी प्यारी बेटी। लारा की मोम ललिता सिंघानिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और अगले ही पल बाकी सब भी लारा के तारीफों के पुल बांधने लग गए। सिंघानिया, जकी पोजीशन और राठौड़ के साथ उनके जुड़ते कनेक्शन, साथ ही में लारा और अभिमन्यु का नाम साथ में आना, सबको यकीन था कि जल्दी ही वो दोनों फैमिली रिश्तेदारी में बंध जाएंगी। सो फिर क्या, हर कोई उसकी तारीफ करने लग गया। वेल, वो तारीफ के लायक थी भी, दिखने में भी अच्छी थी और साथ ही में उसमें दूसरी भी अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन इनके साथ साथ उसमें सबसे बड़ी कोई कमी थी तो वो थी उसका घमंड, उसका गुस्सा और दूसरों को खुद से कम रखने की आदत। वो सभी को अपने पैर की जुती के जैसा ही समझती थी। हम सच में मिसेस सिंघानिया, आप बहुत लकी है कि आपके पास लारा जैसी प्यारी बेटी है, काश मेरे पास भी ऐसी ही एक बेटी होती, एक और गेस्ट में लारा की तारीफ करते हुए कहा और मिसेस सिंघानिया के आगे आगे करने लग गई। वेल, ये ऐसी तारीफ मृणाल जी ने काफी बार सुनी हुई थी और उन्हें उन तारीफों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। आखिर उनकी बेटी जो उनके पास नहीं थी, लेकिन अब उन्हें ये बात बहुत चुभ गई। उनकी बेटी आज उनके साथ थी और वो भी किसी भी मामले कम नहीं थी, वो यहाँ मौजूद सबसे खूबसूरत थी और प्यारी भी। उन्होंने मुंह बनाते हुए उन्हें देखा और उनकी रिएक्शन देखकर शौर्या मुस्कुरा उठी। मम्मा, रिलैक्स, इतना क्यों जेलस हो रही है आप? शौर्या उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली। मृणाल जी ने उसकी बात सुनकर जो रिएक्शन दिया ना, उसे देखकर तो उसे और हंसी आ गई और वो धीरे से हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी ने लारा का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया और उसे लगा कि शौर्या उस पर ही हंस रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? लारा ने गुस्से से शौर्या की तरफ पॉइंट करते ही सवाल किया, लेकिन शौर्या का ध्यान अब भी उसकी खूबसूरत मोम पर था जो बच्चे की तरह जेलेस हो रही थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और लारा को लगा कि वो लड़की न सिर्फ उस पर हंस रही है बल्कि वो उसे इग्नोर भी ला रही है। ये लड़की, इसने पहले मेरे अभी को मुझसे छिना और अब मुझे घमंड दिखा रही है, मुझ पर हंसकर मुझे इग्नोर कर रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो कनक आंटी भी न जाने कहाँ जाकर बस गई है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। बस एक बारे मेरी और अभिमन्यु की शादी हो जाने दो, फिर मैं एक एक करके सभी को देख लूंगी और इस लड़की को तो अभी सबक सिखाती हूँ मैं। लारा ने दिल ही दिल कहा और नफरत भरी नजरों से शौर्या को देखने लग गई। बाकी सबकी नजरें भी लारा पर और शौर्या पर टिकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लारा आने अचानक ऐसे क्यों कहा, और जब उन्होंने शौर्या को देखा तो उसे यूं प्यारा हंसता हुआ देखकर वो सब देखते ही रह गए। आह, ये इतनी ज्यादा प्यारी है कि मैं इस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। लगभग सभी के दिल में कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन थे और सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। शौर्या की खूबसूरती ने उन सभी पर बहुत ही गहरा जादू कर दिया था। तुम लड़की, मैं तुम से बात कर रही हूँ, लारा ने जोर से चीखकर कहा और 2-3 कदम शौर्या की तरफ चली गई। उसे लगा था कि उसके सपोर्ट में वहां मौजूद लोग कुछ कहेंगे और शौर्या को बुरा भला कहकर उसकी इंसल्ट करेंगे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा और उसे और भी गुस्सा आ गया। सो वही कुछ कदम उसके पास चली गई। एक्सक्यूज मी, शौर्या और मृणाल जी दोनों चौंक गई थी उसकी आवाज से। वो दोनों तो उनकी दुनिया में मशगूल थी और ना जाने कहाँ से ये टपक पड़ी और इतना बेसुरा चीख कर उनके प्यारे से पल को खराब कर रही थी। तुम, शौर्या को यूं अनजान बनता हुआ देखकर लारा और भी गुस्सा हो गई और वो कुछ बुरा बोलने ही वाली थी कि तब तक मृणाल जी एक कदम आगे आ गई। माइंड योर वर्ड्स लारा, अगर एक भी बुरा वर्ड तुमने मेरी शौर्या के खिलाफ बोला ना तो याद रखना, ये मृणाल बुंदेला तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मृणाल जी ने कोल्ड लहजे में धमकी देते ही कहा और उनकी धमकी सुनकर वह मौजूद हर कोई कांप उठा। मृणाल, ये बच्चों के बीच की बात है, तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रही हो? इन्हें ही संभालने दो उनका मामला, मिसेस सिंघानिया ने कहा और मुस्कुरा आकर उनके तरफ देखा। वेल, वो ये बात अच्छे से जानती थी कि बुंदेला जैसे दुश्मनी मोल लेना उन्हें भारी पड़ सकता है और काफी मामले में ये भी चांस थे कि अगर राठौड़ को उनके बीच का तनाव फील हुआ तो डेफिनेटली वो उनके बजे बुंदेला जा का ही साथ देंगे। सो उन्होंने उनके साइड से एक कदम पीछे लिया। बच्चों के बीच की बात? मिसेस सिंघानिया, लगता है आपकी अनकहे और कान दोनों खराबा हो गए हैं। बच्चों के बीच की बात तब होती जब दोनों एक दूसरे से कुछ कहते या फिर एटलीस्ट एक दूसरे से टकराते, फिर समझ में आ जाता कि किसी तरह के मनमुटाव की वजह से वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।
लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। मेरी शौर्या तो तुम्हारी इस बेटी को जानती भी नहीं है और उसके बावजूद ये उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। लुक्स की तुमने उसकी परवरिश ठीक से नहीं की है, मृणाल जी ने बड़े ही ठंडे लहजे में स्ट्रिक्ट लफ्जों के साथ कहा और मिसेस सिंघानिया गुस्से से उनकी तरफ देखने लग गई। शौर्या के ओठों पर भी एक घमंड भरी स्माइल थी। वेल नो डाउट कि वो चारों, शौर्या और उसके तीनों भाई, उनके मोम की वजह से ही इतने स्ट्रोंग थे। उनके जीन्स उन सब के अंदर आए थे। मिसेस बुंदेला, आप मेरी परवरिश पर ऐसे ही कैसे जा सकती है? और पता नहीं कौन से कहाँ से आए हैं ये लड़की, उसके लिए हमारे खिलाफ हो सकती है। ठीक है कि आपकी फैमिली होने वाली है ये, लेकिन अभी तक ही भी तो नहीं है। मिसेस सिंघानिया वैसे तो बहुत गुस्सा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जरा सा अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए कहा, और नहीं तो क्या आंटी, इस लकड़ी को तो इतनी भी तमीज नहीं है कि कहाँ कैसे बिहेव किया जाए, और आप उसके लिए हमसे लड़ रही है। ये जो छोटे घर की लड़कियां होती है ना, वो अपनी हद हमेशा ही क्रॉस करती है। इन्हें उंगली क्या अड़े दो, ये हाथ पकड़कर सीधा सर पर ही चढ़ जाती है। मैं तो ये कहूंगी कि आप इस जैसे बेशर्म लड़की। आह! लारा गुस्से से उसके अंदर छिपी नफरत निकाल ही रही थी कि उतने में उसके गाल पर किसी ने तेज तमाचा जड़ दिया और उसका चेहरा एक साइड हो गया। लारा को ये तमाचा मारने वाली कोई और नहीं बल्कि शौर्या ही थी। वो कैसे किसी को अपने खिलाफ कुछ भी बोलने दे सकती थी? उसकी इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं था, और वो इतनी शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई भी उसे आकर कुछ भी कहे और वो चुपचाप सह ले। इससे पहले भी शौर्या जहाँ थी उस आइलैंड पर, वहाँ उसे सबसे ज्यादा इज्जत मिलती थी। हाँ ठीक है कि वो एक गुलाम थी जिसे उन लोगों ने बनाया था। उन लोगों की एक्सपेरिमेंट की वजह से भले ही उसका आईक्यू भी बढ़ने में मदद हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो सभी उसके साथ उतनी ही इज्जत से पेश आते थे और उससे इज्जत से ही बात करते थे। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं, बल्कि शौर्या का आईक्यू बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज था और उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत वहाँ कोई भी नहीं करता था। फिर अब भले वो कैसे खुद की इंसल्ट होते हुए बर्दाश्त कर सकती थी। तुम्हारी हिम्मत! लारा को बहुत गुस्सा आया जब शौर्या ने उसे थप्पड़ मारा। तो आज तक उसे किसी ने नहीं मारा था, मारना तो दूर, आज तक किसी ने भी उससे तेज आवाज में बात तक की नहीं की थी। ना ही उसके घर वाले और ना ही बाहर का कोई। हर कोई उसके सामने झुकता था और उसकी हर एक बात मानता था, और आज उसे उसके नजरों में कोई भी क्लास ना रहने वाले लड़की ने थप्पड़ मारा था। गुस्सा तो उसे आना ही था, और इसी गुस्से में वो कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही एक और थप्पड़ उसके गाल पर आ लगा। अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, क्योंकि अगर इस बार मैंने मेरी शौर्या के खिलाफ कुछ भी सुना ना, तो मैं तुम्हें जन से मर दूंगी। ये कहने वाली कोई और नहीं बल्कि मृणाल जी थी। वो सिर्फ उनके फैमिली और बच्चों के सामने स्वीट सी प्यारी सी लेडी, एक अच्छी पत्नी और बहुत प्यार करने वाली मोम थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो उतनी ही बुरी थी जितनी उनके फैमिली के लिए अच्छी। मिसेस बुंदेला, मिसेस सिंघानिया अब खुद को नहीं रोक पाए और आगे आकर उन्होंने लारा को खुद के पीछे ले लिया। मिसेस बुंदेला, आप मेरी बेटी को इस तरह से नहीं मार सकती है, मिसेस सिंघानिया ने गुस्से से कहा। हॉलकी वो डर तो रही थी मृणाल जी से, लेकिन फिर भी उनके बेटी से ज्यादा वो डर नहीं था, और तब तो बिल्कुल भी नहीं था जब वो जानती थी कि जल्दी ही उनके बेटी अभिमन्यु राठौर जैसे ताकतवर और रिच इंसान की वाइफ बनने वाले हैं। क्यों नहीं मार सकती हूँ? जब तुम्हारी बेटी मेरी शौर्या को कुछ भी बोल सकती है, उसके साथ बिना वजह बदतमीजी कर सकती है, तो मैं उसे मार क्यों नहीं सकती? मृणाल जी का सवाल, और मिसेस सिंघानिया उसे घूरकर देखने लग गई। ये लड़की, सब इस लड़की की वजह से हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लारा के सर पर उसका गुस्सा सवार हो गया था और वो शौर्या की तरफ बढ़ी ही थी कि शौर्या ने फिर से उसे थप्पड़ मार दिया, और इस बार इतनी जोर से मरा था कि लारा तुरंत नीचे गिर गई और उसके गाल पर बुरी तरह से शौर्या के हाथ के निशान उमड़ आ गए। इतना ही नहीं, उसका ओठ भी फट गया था और वहां से खून निकलना शुरू हो गया था। मेरे तरफ कोई नजरें उठाकर भी देखी, ये मुझे मंजूर नहीं है। एंड यू डेयर टू स्लैप मी, शौर्या ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। उसके पास से वो क्यूट स्वीट लड़की वाला ऑरा चला गया था और एक अलग सी ठंडे ऑरा ने उसके जगह ले ली थी। उसे देखने वाले सभी अंदर तक सिहर गए और उन्हें एक अलग सी ठंड का एहसास होने लग गया जिससे वो डर रहे थे। शौर्या बेटा, रिलैक्स हो जाओ। मिसेस बुंदेला, मिसेस सिंघानिया, प्लीज। मिसेस राव और कोई भी तमाशा नहीं होने देना चाहती थी, इस वजह से वो वहां आ गई और उन्होंने सबको रोकते हुए कहा, मिसेस राव, आप मुझे कह रही है कि आपने देखा नहीं कि इस लड़की ने मेरे बेटी के साथ क्या किया है, और मिसेस बुंदेला भी उसका ही सपोर्ट कर रही है, ये गलत नहीं है क्या? मिसेस सिंघानिया ने कहा और मिसेस राव सर्द नजरों से उन्हें देखने लग गई।
शुरुआत लारा ने की थी मिसेस सिंघानिया। शौर्या बेटा आराम से मिसेस बुंदेला के साथ थी और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे लारा की इंसल्ट हो या फिर उसे कोई तकलीफ हो। ये लारा ही थी जो बिना वजह के शौर्या से उलझ गई और उसकी इंसल्ट करने लग गई। मिसेस राव ने साफ तौर पर कह दिया, उन्हें मिसेस सिंघानिया का कोई डर नहीं था। हाँ, तब तक जब तक राठौड़ फैमिली में से यहाँ कोई आ ना जाए, वरना उनके सामने भी सिंघानिया कुछ इतने खास नहीं थे। मिसेस राव मिसेस सिंघानिया को समझा ही नहीं कि वो क्या कहे। ओह, लगता है आंटी आपको अब मेरी पहचान से कोई डर नहीं रहा है। मैं राठौड़ फैमिली की होने वाली बहू हूँ, अभिमन्यु राठौड़ की होने वाली वाइफ, और ये जानने के बावजूद भी आप मुझसे उलझ रही है। इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेंगी। लारा गुस्से से बोली, भले ही अभिमन्यु उसकी तरफ देखता भी ना हो, लेकिन उसके मोम डैड, उसके दादा दादी, उन सभी ने उसे पहले से उनकी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, और इसकी वजह अभिमन्यु ही था। वो इतना कोल्ड था कि उसके इर्द गिर्द कोई भी लड़की नहीं आती थी, और कहीं से किसी लड़की ने हिम्मत करके उसके पास आने की कोशिश भी की तो अभिमन्यु उसे कहाँ गायब कर देता था, किसी को पता नहीं चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके घरवालों ने मान लिया था कि अभिमन्यु खुद से तो किसी लड़की को अपनाएगा नहीं, तो उन्होंने लारा को उसके लिए चुन लिया, और अभिमन्यु से प्रॉमिस लिया कि वो लारा को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसे कुछ वक्त भी दिया था। अगर इस बीच उसने किसी लड़की को पसंद किया तो ठीक, वरना उसे एक वक्त के बाद लारा से शादी करनी ही होगी। और बस उसी बात पर लारा इतनी अकड़ रही थी। अभिमन्यु, शौर्या ने उसका नाम सवालिया टोन में लिया। कॉल हिम, और अगले ही पल लारा से कह दिया कि वो उसे बुलाए। वो एक तरह से ऑर्डर दे रही थी उसे, या फिर क्या वो उसे चैलेंज कर रही थी। चाहे जो भी हो, इस वक्त शौर्या की हिम्मत देखकर सब हैरान थे। ये लड़की आज ही उनकी शक्ल में आई थी। वो कौन थी, कहाँ से आए ये सारी बातें कोई भी नहीं जानता था, और इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत कि वो सीधा अभिमन्यु राठौड़ का नाम ले, उसकी होने वाले वाइफ से पंगा ले। सबको लग रहा था या तो शौर्या काफी घमंडी है या फिर पागल है जो खुद ही उसकी बर्बादी को बुला रही है। व्हाट डिड यू सेड, लारा ने हैरानी से कहा, और मिसेस सिंघानिया के ओठों पर भी उसकी बात सुनकर शातिर मुस्कान आ गई। आई सेड कॉल अभिमन्यु, शौर्या ने कहा, और जालर एक चेयर पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई। उसका एटीट्यूड देखकर सब हैरान तो थे ही, लेकिन उतना ही पछता भी रहे थे। उन्हें उसके लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर अभिमन्यु यहाँ आ गया तो उसके बाद शौर्या के साथ बहुत बुरा होने वाला था। ये सब उनकी सोच थी, सच्चाई उन्हें क्या पता थी। हाँ लारा, अभिमन्यु को कॉल करके बुलाओ, या फिर एक काम करो, तुम सीधा कनक को कॉल करो। इतनी सी बात के लिए अभिमन्यु को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, तुम कनक को ही कॉल करो, मिसेस सिंघानिया ने कहा, और फिर जानबूझकर कनक अभिमन्यु की मोम को कॉल करने के लिए बोल दिया। वो जानती थी अभिमन्यु उनके बेटी को जरा अभी भाव नहीं देता है, वही कनक उस पर अपनी जान निछावर करती है, सो उसने कनक जी को ही कॉल करने के लिए बोल दिया। और लारा ने किया भी वैसे ही। उसने कनक जी को कॉल करके यहाँ की सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी, और ये भी बताया कि शौर्या ने किस तरह से अभिमन्यु की इंसल्ट की, वो भी एक बार नहीं बार बार। वो भी ये बात अच्छे से जानती थी, उसकी इंसल्ट का असर कनक जी पर पड़ेगा, लेकिन इतना उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही अगर उसने उन्हें ये बता दिया कि शौर्या ने उनके बेटे अभिमन्यु की इंसल्ट की है, वो बहुत गुस्से में आ जाएंगी, और इस बात का पूरा फायदा उसने उठाया। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, और शौर्या को पूरी तरह से उन सभी के, पूरे राठौड़ फैमिली के नज़रों में गिरना चाहती थी। क्या वो उसके प्लान में कामयाब हो जाएंगी, ये जानेंगे अगले पार्ट में।